Hello everyone, welcome back to the video lecture series of mathematics, and the chapter is going on height and distance. So आज हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस करेंगे हम यहाँ पे। और बिफोर स्टार्ट टू द चैप्टर मैं ये चाहूंगा कि सभी लोग पेन और पेपर लेके बैठें क्योंकि अब न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। और हम बेसिक से स्टार्ट करते हुए एक अच्छे लेवल तक के न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे। सो पेन एंड पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। और जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि न्यूमेरिकल करने के पहले जो मैंने कल थ्योरी पढ़ाई थी आपको, प्रीवियस लेक्चर में जो कल थ्योरी पढ़ाई थी वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, कब बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और वो कब बनता है, ठीक है। और कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे होते हैं लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के लिए थीटा के वेरियस वैल्यूज के लिए आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो आपको देखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के लिए वो याद होनी चाहिए, ठीक है। सो चलिए पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम को एक बार पढ़िए, चाहे दो बार पढ़िए, चाहे तीन बार पढ़िए, प्रॉब्लम को समझना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉब्लम कह क्या रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार पढ़ता हूं, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है। मतलब एक टावर है जो कि ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा हुआ है, ठीक है। आपके आसपास बहुत सारे मोबाइल टावर होंगे, आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं। और कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट से विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के फुट से 15 मीटर दूरी पे, 15 मीटर अवे एक पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तब देखो वहां पे एक चीज लिख के आ रही एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे ही आपने देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है, इसका मतलब क्या, तुरंत आपके समझ में आना चाहिए कि पॉइंट जो भी है वो एंगल जो बनेगा वो ऊपर की तरफ लाइन जा रही होगी। कौन सी लाइन जा रही होगी, कौन सी लाइन जा रही होगी, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो हम जो सॉल्यूशन में एक लाइन लिखा है मैंने, आवर मेन टास्क इज टू ड्रॉ द डायग्राम एज पर द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट हाइट इन डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जिस तरीके से क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, अगर आप उस तरीके को फॉलो करते, उन स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हुए एक करेक्ट डायग्राम बना पाते हैं तो आपका 90% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक लाइन पढ़ते हुए उस लाइन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो पहली लाइन क्या कह रहा है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो मैं एक टावर को ग्राउंड पे वर्टिकली स्टैंड करा दिया, ठीक है। ये मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, कॉपी पे या बोर्ड के एग्जाम में आपको इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी जस्ट मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूं। तो देखिए टावर को मैंने वर्टिकली स्टैंड करा दिया है किस पे, ग्राउंड पे। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे, ग्राउंड पे पॉइंट ले लिया, ठीक है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर कहाँ पे है, कर्सर को ध्यान देंगे, येलो जो सर्किल दिख रहा है आपको ये फुट है, ठीक है, फुट ऑफ द टावर है। और ये जो पॉइंट है वो कितनी दूरी पे है, 15 मीटर अवे। तो मैंने 15 मीटर अवे एक पॉइंट को ले लिया है। अब कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो टॉप ऑफ द टावर कहाँ पे है, यहाँ पे है, टॉप ऑफ द टावर। और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए इस पॉइंट से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है टॉप ऑफ द टावर तो लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए। तो ये रहा लाइन ऑफ साइट। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल। तो लाइन ऑफ साइट आपकी डाइज लाइन हो गई, और इसी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है जो कि मैंने ग्राउंड को दिखा रखा है। तो इनके बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हाइट ऑफ द टावर मैंने अज्यूम कर लिया h मीटर है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, और डायग्राम आप अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो उसी से, उसी को रेफरेंस में लेते हुए आपको फाइनल जो डायग्राम, जो आप कह सकते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो ये डायग्राम होगा। ठीक है, 60 डिग्री हो गया, है ना, 15 मीटर और एच मीटर। क्लियर है? तो आपको डायग्राम आपको ये बनाना नहीं है बोर्ड में। बोर्ड ये तो समझाने के लिए मैंने बताया कि किस तरीके से हम इमेजिन करना बहुत जरूरी है। हाइट एंड डिस्टेंस में आप अगर इमेजिन कर पा रहे हो कि एक टावर है ग्राउंड पे, एक पॉइंट है, वहां से टावर के टॉप को अगर मैं देखूं तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या बनेगा। ठीक है, 60 डिग्री जो शो कर रहा है, और इसको रिफरेंस में लेते हुए मैंने ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है वही आपका फाइनल डायग्राम है। तो हमें, हमारा जो मेन पर्पज है ना वो ये डायग्राम बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल में सारी वैल्यूज को पुट करते हुए। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल डायग्राम है। अब हम, हमारा 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस इसी डायग्राम को लेते हुए, यही फाइनल हमारा डायग्राम है। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे वर्टिसेस हैं उनको एक नाम दे देंगे, लाइक ए, बी एंड सी। क्लियर है? अब स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, आपका मेन पर्पज है कि हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, बी टू सी है। ठीक है, अब इस हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करने के लिए मुझे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा भी है, कॉस थीटा भी है, टेन थीटा भी है, कॉट थीटा भी है, कॉसेक थीटा भी है और सेक थीटा भी है। कौन सा हम अप्लाई करें? तो आप प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन सा यूज करना चाहिए। देखिए हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले देखना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एक एंगल गिवन है ए, जो कि 60 डिग्री है, और ए बी गिवन है 15। तो यहाँ पे जैसा कि कल बताया था कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से एंगल के लिए हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक ही एंगल दिख रहा है 60 डिग्री, जो कि एंगल ए है। तो एंगल ए के लिए मुझे कैलकुलेट करना होगा, और वो चाहे वो साइन थीटा हो सकता है, कॉस थीटा हो सकता है, टेन थीटा, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी ये डिसाइड हो गया कि हमें एंगल ए के लिए कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब हमें जो है, एक तो एंगल ए के लिए अगर मैं डिसाइड करूं कि परपेंडिकुलर क्या होगा, तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा बीसी। बेस क्या होगा एंगल ए के लिए, ए बी, और हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी। अब ये देखो कि हमारे पास बेस गिवन है 15 मीटर, और हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। तो परपेंडिकुलर और बेस से को यूज करते हुए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज कर सकते हैं? परपेंडिकुलर और बेस ओनली, ओनली परपेंडिकुलर एंड बेस। साइन थीटा में क्या होता है, साइन साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो हाइपोटेनिस तो हमें गिवन नहीं है। अच्छा, कॉस एंगल कॉस ए क्या होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस तो गिवन है लेकिन हाइपोटेनिस नहीं है हमारे पास। ठीक है, और tan थीटा क्या होगा, या tan ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे tan 60 लिखता हूं तो tan 60 इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होगा, BC अपॉन AB। और जैसे ही आपने ये पहचान लिया कि मुझे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर। तो tan 60 की वैल्यू क्या है, मैंने बोला था आपको याद होना चाहिए। तो tan 60 की वैल्यू √3। BC की वैल्यू क्या है, हमने मान रखा है h, और AB की वैल्यू क्या है, 15। और यहाँ पे मैं √3/1 इज इक्वल टू h/15 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, √3 का मल्टीप्लाई 15 से और h का मल्टीप्लाई 1 से। देखिए, तो √3 का मल्टीप्लीकेशन अगर 15 से करेंगे तो 15 √3, और h का मल्टीप्लीकेशन 1 से करेंगे तो h। तो h इज इक्वल टू 15 √3।
और देखिए हमें यही कैलकुलेट करना था। सो जो हाइट ऑफ द टावर है, देखो आंसर कुछ भी हो सकता है ना। आप 15√3 भी ले सकते हैं। √3 की वैल्यू क्या है? 1.732। आपको ये भी याद रखना चाहिए। √3 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू क्या होती है। एटलीस्ट √3 एंड √2 की वैल्यू आपको डेसिमल में याद होना चाहिए। √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो आप √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं और एच की वैल्यू जो है वो 25.98 मीटर आपकी आ गई। यूनिट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब फाइनल आंसर आ जाए तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हाइट ऑफ द टावर इज इन मीटर। क्यों? क्योंकि ये 15 मीटर में है। ठीक है। सो एच इज इक्वल टू 25.98 मीटर। और बोर्ड्स के एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे? इस तरीके से जो फाइनल आंसर होगा आपका, सो द हाइट ऑफ द टावर इज 25.98 मीटर। और यही आपके जो इसको ये क्वेश्चन था उसका आंसर है। तो दिस इज हाउ आप कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डायग्राम। अगर आपने सही डायग्राम ड्रॉ कर लिया है एज पर द स्टेटमेंट, तो आपका न्यूमेरिकल 90% वहीं सॉल्व हो जाता है। और आफ्टर दैट आपको ये पहचानना है कि कौन से एंगल के लिए मुझे कैलकुलेशन करना चाहिए। ये पता लग जाने के बाद आपको फिर ये पता लगाना है कि अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूं सो दैट कि मिनिमम स्टेप्स में मेरा आंसर आ जाए। ठीक है। और उसके लिए ये देखना पड़ेगा डायग्राम में कि क्या क्या पैरामीटर, क्या क्या गिवन है। हाइपोटेनस पूछ रहा है या बेस पूछ रहा है या परपेंडिकुलर पूछ रहा है, और उसके रिस्पेक्ट में क्या गिवन है। तो दोनों को यूज करते हुए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो आई होप ये आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। और आइए हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है। तो दूसरा न्यूमेरिकल जो है, मैं फिर कहूंगा कि आप न्यूमेरिकल को एक नहीं दो बार पढ़िए। न्यूमेरिकल में जो स्टेटमेंट दिए हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, और अगर समझ में तभी आएगा जब आप इसको इमेजिन कर पाओगे। अगर आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपको न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट है वो समझ में आ रहा है। तो पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि एक इलेक्ट्रीशियन है जो कि एक 5 मीटर का इलेक्ट्रिक पोल है। आपके घर के आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रिक पोल होंगे। तो उस इलेक्ट्रिक पोल में उसको कुछ रिपेयरिंग करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे एक डेटा दे रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोल है उसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। तो इस लाइन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रीशियन है उसको जो पोल का टॉप है उससे, पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे ही पहुंचना है रिपेयर करने के लिए। ये बात समझ में आ रही है? 1.3 मीटर नीचे फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, वहीं तक पहुंचना है उसको। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर that she should use, which when inclined at an angle of 60 डिग्री to the horizontal। तो चढ़ने के लिए कह रहा है कि लैडर का यूज करेगी वो जो इलेक्ट्रीशियन है। तो कह रहा है कि कौन से एंगल पे पोल पे उस लैडर को, सॉरी 60 कह रहा है कि, सॉरी मैं बता रहा हूँ, वो पूछ रहा है कि लैडर की जो लेंथ है वो कितनी रखी जाए ताकि हॉरिजॉन्टल से, या कह सकते हैं ग्राउंड से, उस लैडर का जो एंगल बने वो 60 डिग्री बने। ठीक है। तो यही क्वेश्चन है हमारा। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। तो लास्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि ये भी बताना है आपको कि जो लैडर है उसका जो फुट है और जो इलेक्ट्रिक पोल का जो फुट है उन दोनों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, सो दैट कि वो 1.3 मीटर नीचे पहुंच सके। तो आइए एक एक लाइन पढ़ते हुए हम डायग्राम को ड्रा करने की कोशिश करते हैं। और ये भी डायग्राम मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? तो देखिए, कह रहा है कि एक एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो मैं एक पोल जो कि 5 मीटर का है आपको सामने दिखा रहा हूँ। एक पोल है जो कि 5 मीटर का है। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रीशियन है
वो एक लैडर यूज करेगा और उसको 1.3 मीटर बिलो ही पहुंचना है, तो एक लैडर यूज कर दिया। और जो कि लैडर का जो टॉप है वो 1.3 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको कि लैडर कहाँ पे उसको पहुंचना है, 1.3 मीटर पोल के टॉप से 1.3 मीटर बिलो पहुंचना है, तो लैडर उसी हिसाब से लगा दिया है। अब पूछ रहा है कि लैडर का लेंथ क्या होना चाहिए। ठीक है, और बता रहा है कि वो जो लैडर है वो ग्राउंड से 60 डिग्री के एंगल पे है। तो लैडर का जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। और ये भी पूछ रहा है कि जो लैडर का फुट है, तो लैडर का फुट कहाँ पे है? ये कर्सर को ध्यान देंगे, लैडर का फुट ये है और पोल का फुट ये है। तो पोल के फुट से लैडर का जो फुट है वो कितनी डिस्टेंस पे रखी जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आप सोच सकते हैं, आप एडजस्ट करते हैं ना कि 1.3 मीटर तक पहुंचना है, तो लैडर किस तरीके से हम रखें। तो लैडर इस तरीके से मूव करेगा, तो ऑब्वियसली इसका फुट भी मूव करेगा, तो कितनी डिस्टेंस होगी आपकी पोल के फुट से और लैडर का फुट के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो एल मीटर ये है, 1 मीटर नहीं, ये एल मीटर है, मान के चल रहा हूँ क्योंकि ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा। और इस डायग्राम को अगर आपने समझ लिया है तो इससे हमें अपना फाइनल डायग्राम बनाना है, जो कि जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तभी सॉल्व होगा। हाइट एंड डिस्टेंस में राइट एंगल ट्रायंगल का ही रोल है। तो क्या ये डायग्राम इस तरीके से हम बना सकते हैं, है ना? इस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं, सारी वैल्यूज हमने पुट कर रखी हैं। और अब हम जितने भी वर्टिसेस हैं उनको नाम दे देंगे। हाँ, ये चीज आप देख लीजिए कि टोटल हाइट है पोल की 5 मीटर, और 1.3 मीटर नीचे लैडर का टॉप है। तो ये जो डिस्टेंस होगी 1.3 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो सकती है, 5 माइनस 1.3, जो कि 3.7 होगा, है ना? 3.7 एंड 1.3 इज नथिंग बट 5 मीटर। ठीक है, और जो लैडर की लेंथ है वो है एल मीटर, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। और एक क्वेश्चन और, सॉरी, ठीक है, एक सेकेंड, लैडर की लेंथ हो गई। हाँ, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि हमने जो वर्टिसेस थे, ठीक है, जो वर्टिसेस थे, हाँ एक चीज और आपको बता दूं मैं, यहाँ पे हमारे काम का जो डायग्राम है ना, वो जस्ट ये अब एक ट्रायंगल ही रह गया, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्योंकि हमें ये हाइट पता चल गई 3.7। तो अभी ये ऊपर का जो डायग्राम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसका कोई यूज नहीं होगा। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल लिया है और उसमें जो वैल्यूज हैं वो ले ली मैंने। अब मैंने सारे वर्टिसेस को एक नाम दे दिया, ए बी एंड सी। अब देखिए फिर वही डायग्राम आ गया, और अगर ये डायग्राम आ गया तो आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व है, और आपने डायग्राम सही बनाया है तो आंसर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर गिवन है एंगल ए के लिए कितना, 3.7, और कैलकुलेट क्या करना है, हाइपोटेनस। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को यूज कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको याद हो कि कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों यूज होते हैं। क्यों मैं कैसा कह रहा हूँ, क्योंकि हाइपोटेनस पूछ रहा है ना हमें, और परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है। तो दो में से अगर कोई एक गिवन है तो ऑटोमेटिकली मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, इजीली कर पाऊंगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को यूज करते हुए साइन है, तो एंगल ए के लिए मैं साइन की वैल्यू यूज करूंगा। यही पूछ रहा हूँ कि वाई साइन, बिकॉज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों इसमें यूज हो रहे हैं। तो साइन 60 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्या है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, और एंगल ए के लिए हाइपोटेनस क्या है, ए सी। ठीक है, अब हम जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। देखिए कहाँ कहाँ पे आपको चीजें, कॉन्सेप्ट याद रखना है। एक तो आपको एंगल का पता करना पड़ेगा कौन सा एंगल है, और उस एंगल के लिए कौन कौन सी वैल्यूज हैं। और जब आपको एंगल पता चल जाए तो उस एंगल के लिए साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, tan की वैल्यू याद होनी ही चाहिए। यहाँ फंसे तो 90% जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व था वो फेल हो गया। क्लियर है? तो मैथमेटिक्स इज नथिंग बट
आपको वैल्यूज सारी याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, बीसी की वैल्यू 3.7 एंड एसी की वैल्यू मैंने मान रखी है एल मीटर, जो लैडर की लेंथ है एल मीटर। अब यहां से आगे कैसे बढ़े, ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में √3 विल बी मल्टीप्लाइड बाई एल एंड 3.7 इज मल्टीप्लाइड बाई 2। ध्यान से देखिए, अगर किसको किसी को यहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि ये कैसे आ गया, तो ये एक प्रॉपर्टी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। अगर इक्वल साइन में a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी आता है, तो a मल्टीप्लाइड बाई डी हो जाता है और c मल्टीप्लाइड बाई b हो जाता है। आप एक बार उसको देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे l की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से √3, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.7 अपॉन √3। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। √3 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, 1.732 पुट करके हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि जो लैडर की लेंथ है वो है 4.27। क्लियर है, तो okay. इसमें एक और पार्ट है हमारा, नेक्स्ट हम पार्ट ये करेंगे कि वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। क्वेश्चन में ये भी था कि हमें ये भी पता लगाना है कि जो लैडर का फुट है कहाँ पे है, ए, वो पोल के फुट से कितनी दूरी पे है ना। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए एंड बी। ठीक है, और अभी हमने प्रीवियस में क्या कैलकुलेट किया था, 4.27 मीटर लैडर की लेंथ आ गई है। तो अब हमें बेस कैलकुलेट करना है एंगल ए के लिए। तो आपके पास परपेंडिकुलर भी है, आपके पास हाइपोटेनस भी है, सिर्फ बेस कैलकुलेट करना है। तो आप चाहे जो यूज कर सकते हैं बेस और परपेंडिकुलर को यूज करके, कोई जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो यूज कर लीजिए, चाहे बेस और हाइपोटेनस को यूज कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक और ट्रिक है कि आपको जब बहुत सारे वैल्यूज मिल गए हैं तो कौन सी वैल्यू, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें जिससे कि कैलकुलेशन मिनिमम हो। ठीक है, जैसे अगर साइन 60 लेते हैं तो √3/2 आएगा, है ना। तो √3 की वैल्यू लिखेंगे, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा 1.732। ठीक है, अगर कॉस 60 लेते हैं, ठीक है, तो कॉस 60 में हमारा बेस भी यूज होता है और हाइपोटेनस भी, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ये भी यूज कर सकते हैं और tan 60 भी यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि tan में भी आपका परपेंडिकुलर और बेस, बेस चाहिए, बेस यूज हो रहा है। तो tan 60 में आपकी क्या वैल्यू आएगी, √3। तो √3 जहां पे आ रहा है वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, वो कर भी सकते हैं आप, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन स्मार्टनेस क्या होगी कि cos 60 अगर यूज करते हैं तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, तो cos 60 हम यूज करेंगे। क्यों कोसाइन, मैंने बताया क्योंकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, बेस क्या है, ए बी, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। ठीक है, हाइपोटेनस ए सी है, और फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/2। ए बी क्या है हमारा, डी, और ए सी क्या है जो कैलकुलेट किया था वो है 4.27। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 क्रॉस डी और 1 मल्टीप्लाइड बाई 4.27, और यहाँ से डी की वैल्यू 4.27/2 जो कि 2.135 आ रही है, और जो कि हमने 2 डेसिमल वैल्यू के लिए अप्रोक्सीमेटली 2.14 मीटर आएगी आपकी आंसर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस, ऐसे आंसर लिखेंगे, आपको आंसर कहाँ से मिलेगा, ये स्टेटमेंट कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन से। सो द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड बी 2.14 मीटर। तो ये आपका सेकेंड आंसर था, और फर्स्ट आंसर जो था लेंथ ऑफ द लैडर शुड बी 4.27 मीटर। ठीक है, तो आई होप ये दो न्यूमेरिकल हम यहाँ पे करते हैं, और बाकी अच्छे न्यूमेरिकल और आप आगे आएंगे। यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आपको अगर कोई और प्रॉब्लम है, हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम आपके पास हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक ईमेल आईडी लिख दूंगा, आप वहां पे अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। मैं उसका प्रॉपर सोल्यूशन बना करके आपको यहाँ पे समझा करके आपको वीडियो बना दूंगा, सो दैट कि आपको वहां पे उसमें क्या कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें आपको मिल जाए। ठीक है, सो यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो
अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हों, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपने स्कूल में जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करिए, उनको भी अच्छे से समझ में आए। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।